Okay students, welcome. In today's video we are now studying about the application of Wyatt and Savart law. तो हम Wyatt and Savart law का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेना है। ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये बहुत लंबा है इनफाइनाइटली, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस तरह से इसको शो कर रहा हूं। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक। तो आपने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं? आप निकालना चाहते हैं यहां पर, एट दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है यहां से, वो मान लेते हैं कि वो x है। How much is the distance of the point P? It is x. Shortest distance of the point P from the straight conductor. Clear? और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I. अब मैं छोटा सा इसका हिस्सा मानता हूं, एक स्मॉल पार्ट। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट मान लिया, A B, स्मॉल पार्ट, जिसकी लेंथ कितनी है? dl। जिसकी लेंथ कितनी है? dl। इस पार्ट का जो डिस्टेंस है, क्योंकि इतना स्मॉल है कि चाहे वो इस पॉइंट P के डिस्टेंस से यहां से लो चाहे यहां से लो, वो बराबर ही होता है। तो इस पॉइंट, इस स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है यहां से, वो r है। कितना लेंथ है? r है। और यहां से इस पॉइंट O से यहां का जो डिस्टेंस है, इस करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, वो l है। वो l है, इसका करंट एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से l, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल मेड बाय दिस करंट एलिमेंट विद दिस, दैट इज थीटा, ठीक है। और इस एंगल को मैं फाई कह देता हूं। दिस एंगल इज फाई। तो जो मैंने यहां लिखा है, उसको, जो मैंने यहां बनाया है, इसको अब हम बोल सकते हैं कि, तो लिसन, लेट अस सपोज ए वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ थ्रू विच करंट I is flowing. Let the magnetic field is to be calculated at point P, whose shortest distance from the current element is x. So suppose a very small part of this current element AB, whose length is dl. This small current element whose length is dl is at distance r from point P. Yeah, you can say the point P is at distance r from this small current element. Theta is the angle between current element and position vector of the point P. Okay? Therefore, according to the Wyatt and Savart law, अब उसी का हम यूज कर रहे हैं, Wyatt and Savart law, dV is equal to magnetic field at this point due to this small is equal to mu naught upon 4 pi I dl current element sin theta, angle between this current element and position vector, upon r square, right? Okay, this is the magnetic field due to this small current element over here. Now, in order to find the total magnetic field at this point P due to whole of the current element is very simple. We have to integrate this. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब है ऐसे छोटे छोटे हिस्सों की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, उसका समेशन करेंगे, टोटल निकालेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है, तो उसको जोड़ेंगे हम। सभी टुकड़ों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे होगी, ऐसे ऐसे हर टुकड़े की वजह से उसका टोटल निकालेंगे। और टोटल निकालने का तरीका है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन उसको इंटीग्रेट करने से पहले, जैसे मान लीजिए यदि इस टुकड़े को मैं यहाँ ले लूं, तो देखिए क्या क्या बदल जाएगा। इस एंगल थीटा की वैल्यू बदल जाएगी, और dl तो ऑलरेडी चेंज कर रहा है, इस r की वैल्यू भी चेंज कर जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो जितने भी ये वेरिएबल हैं, डीएल अलग है, थीटा अलग है, आर अलग है, ये सब बदल जाएंगे। तो इनको सबको चेंज करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इसको हमें। मतलब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर भी बदल रहा है। जैसे हम इस करंट एलिमेंट को मान लीजिए मैं यहाँ ले लूं, तो इस आर की वैल्यू इससे अलग हो जाएगी, थीटा की वैल्यू भी बदल जाएगी, इस डीएल की वैल्यू भी या इस एल की वैल्यू भी बदल जाएगी, लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमने इन तीनों को, इसको भी और इसको भी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इस ट्राइंगल से देखेंगे, इस ट्राइंगल से, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ओ पी, ये मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूं कोई भी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये साइड, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब आपने इन तीनों भुजों को आइडेंटिफाई करना है। ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है इसमें। तो परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो थीटा किसके बराबर होगा x अपॉन r, ये थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, इन तीनों का कोण जोड़ कितना होगा। मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं, एज थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन तीनों का कोण 180। तो थीटा प्लस फाई किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री इधर चला गया, 180 में से 90 गया तो 90 रह गया, 90, और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। इस साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, ये कॉस फाइव होता है। हेंस साइन थीटा, जिसको क्या लिखते हैं हम, x अपॉन r लिख रहे हैं, उसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ऑफ फाइव लिख सकते हैं, कॉस ऑफ फाइव लिख सकते हैं। तो फिर r किसके बराबर हो गया, देयरफॉर x अपॉन r इज इक्वल टू कॉस फाइव, और r इज इक्वल टू x अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई, मैं इस r को बदलना था तो r की वैल्यू आ गई x अपॉन कॉस थीटा, दिस इज सॉरी x अपॉन कॉस फाइव है, कॉस फाइव, r इज इक्वल टू x अपॉन कॉस फाइव, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको भी, r इज इक्वल टू x अपॉन कॉस फाइव, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, एक तो हमने बदल दिया। अब दूसरा, इसी ट्राइंगल में देखिए हमारे पास ए भी लग गया पता, हम साइन थीटा को भी हमने पता कर दिया कि साइन थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है, कॉस फाइव के बराबर लिखा जा सकता है। साइन थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है, साइन थीटा को भी बदल दिया हमने, कॉस फाइव के बराबर बदल दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब रह गया, हमने साइन थीटा भी हटा दिया, आर भी बदल दिया, डीएल। यहां देखिए ये साइड कौन सी है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस, अब हमने कौन सा देखना है, अब ट्राइंगल देखनी है, ये ट्राइंगल, लेकिन ये एंगल थीटा नहीं देखना है, अब हमने ये एंगल देखना है, हमने कॉस फाइव वाला, कॉस फाइव। यदि ये फाइव एंगल हो यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली भुजा, जब आप एंगल फाइव लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, जब एंगल थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ये, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ फाइव, या हम इसको ऐसे लेंगे, टेंजेंट फाइव किसके बराबर होगा, टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू टेंजेंट फाइव, इस फाइव के सामने ये परपेंडिकुलर, एल ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। तो L इज इक्वल टू x टेंजेंट फाइव, x टेंजेंट फाइव, ठीक। देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट करिए, dl अपॉन डी फाइव विद रिस्पेक्ट टू फाइव करेंगे, इज इक्वल टू
एक्स, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट वो होता है सीकेंट स्क्वायर फाई। क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर फाई। एल मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है डी अपॉन डी थीटा, टेंजेंट थीटा का डी अपॉन डी थीटा, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एक्स डी अपॉन डी थीटा टेंजेंट ऑफ फाई। तो ये बन गया डी एल अपॉन डी फाई, सॉरी डी फाई, डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू एक्स, टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर फाई। देयरफॉर डी एल किसके बराबर हो गया? एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने टेंजेंट फाई लिखा इस ट्राइंगल से, फाई के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन एक्स टेंजेंट फाई होता है। इसको डिफरेंशिएट किया, टेंजेंट फाई की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे आ गई सीकेंट स्क्वायर फाई, ठीक है, एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई और डी एल अपॉन डी फाई। तो ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, डी एल इज इक्वल टू एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। dl is equal to x secant square phi d phi. This is equation number 4. इनका यूज करो, यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये हमने इनको सिंगल वेरिएबल में लाना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। dl भी बदल रहा था, थीटा बदल रहा था, r भी। अब हमने इसको फाई में कन्वर्ट कर दिया। Therefore, using equation 2, 3 and 4 in 1, क्लियर हो गया? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब dl की जगह क्या लिखेंगे? x सीकेंट स्क्वायर फाई, आगे d फाई, d फाई तो डिफरेंशिएशन है, शो कर रहा है, इनटू साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, साइन कॉस फाई होता है। साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस फाई, अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? एक्स, मैं इसको एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई, एक्स सीकेंट फाई, क्योंकि 1 अपॉन कॉस फाई का उल्टा होता है सीकेंट फाई। तो क्या बन गया? एक्स सीकेंट फाई का स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, सीकेंट फाई का भी स्क्वायर। ठीक, अब देख लीजिए जो जो करता है। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब इस x से एक x कट गया नीचे, सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कट गया, क्या रह गया हमारे पास? i, आगे कॉस फाई, आगे d फाई अपॉन x। अब देख लीजिए यहां एक ही वेरिएबल रह गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट भी फिक्स है जितना करंट जा रहा है, x की वैल्यू यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी फिक्स है, ये चेंज नहीं कर रहा चाहे आप कुछ भी करें। अब रह गया एक ही वेरिएबल फाई, इस फाई की वैल्यू। तो हमने 3 वेरिएबल में से l, थीटा, r, ये तीनों बदल रहे थे, इन तीनों को चेंज करके हमने एक में ले आए, फाई में ही कन्वर्ट कर दिया हमने, जहां एक ही वेरिएबल बदल रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। यहाँ पे मतलब हमने व्हाइट एंड शेरवुड लॉ के इस रूप को इस रूप में लिख दिया जहां एक ही वेरिएबल है। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सारे, तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर is B is equal to, मैंने dv की जगह B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos फाई d फाई अपॉन x। अब देखना है आपने, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, ये मैं इसको ये ले आया, इसको ऊपर ले गया,
इस हिस्से का ये आ गया, ये एंगल मैंने फाई 1 ले लिया और ऊपर के हिस्से को जहां टच करता है ये एंगल फाई 2 ले लिया। तो हमारे पास एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, कहां से कहां, फाई 1 से फाई 2 के बीच में, फाई 1 से फाई 2 के बीच में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फाई 1 टू फाई 2। नीचे वाले जब पॉइंट लेते हैं तो ये फाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, नीचे वाले पॉइंट के लिए फाई 1, और जब हम ऊपर वाला एंड लेते हैं कंडक्टर का तो इस फाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, फाई 2 के बराबर होती है। लेकिन जो नीचे वाला एंगल है, क्योंकि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि इस लाइन से ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, नीचे वाले एंगल को नेगेटिव लेते हैं, तो इसको मैं -φ1 कहता हूं। ठीक है, तो मैंने फिर से देख लीजिए, हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमने इसको इंटीग्रेट किया विद द लिमिट फ्रॉम -φ1 टू φ2। तो ये φ1 और φ2 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, φ1 and φ2 are the angle made by the current element at the lowest current element which is at the lowest point with the position vector, and φ2 is the angle made by the current element at the second extreme point with the point P, position vector. Okay, फिर से देख लीजिए, φ1 and φ2 are the angle made by the extreme current elements at point P। और माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नीचे की तरफ के एंगल को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, और इससे ऊपर की तरफ के एंगल को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसको अब इंटीग्रेट करना है। अब जो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको बाहर ले लेना है। कौन कौन सी हैं, B = μ0 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, करंट I भी फिक्स है, वो भी नहीं चेंज कर रहा है, और हमारे पास सॉरी ये dl नहीं है, अभी dl तो यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास I cos phi d phi, यहाँ dl नहीं है, सॉरी इसको dl को नहीं लिखना है इधर। I भी क्या है, कांस्टेंट है, और x की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, x भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन cos phi d phi, कहां से, -φ1 से φ2। क्लियर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बहुत आसानी के साथ ये वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी, B = μ0/4 pi I/x, ये सब कांस्टेंट है। cos phi d phi की इंटीग्रेशन, cos phi की इंटीग्रेशन होती है sin phi, क्या होती है, sin of phi। लिमिट क्या लगी, -φ1 से φ2 तक। तो यहां पे लिखना है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ cos phi d phi, ये d phi का मतलब होता है, ये cos phi का डिफरेंशियल है, ये phi मतलब यहाँ phi वेरिएबल है, = sin of phi। ये आपने, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे +2 में या जिन्होंने पढ़ कर के आए, cos phi की इंटीग्रेशन कितनी होती है, sin phi। ये फार्मूला आपने याद रखना है। किसी टाइम एक वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कि ये फार्मूले कैसे आते हैं हमारे पास, तो इसको आपने एज सच रिमेम्बर करना है। तो B = μ0 I/4 pi x। अब ओपन करो इसको, पहले ऊपर की वैल्यू लिखेंगे sin of φ2, फिर माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे फाई की जगह, फाई की जगह नीचे वाली वैल्यू कितनी है, sin of -φ1, ये ब्रैकेट, और B = μ0 I/4 pi x sin of φ2 प्लस ये माइनस है यहाँ पे, फिर से माइनस sin of φ1, ये भी फार्मूला है इसको, बिकॉज इसको याद रखना है आपने,
साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। कितना होता है? माइनस साइन थीटा। या साइन ऑफ माइनस फाइव किसके बराबर होगी? माइनस साइन फाइव के बराबर होगी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो साइन ऑफ माइनस फाइव किसके बराबर होगी? माइनस साइन फाइव। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में? प्लस b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x साइन ऑफ फाइव 2 प्लस साइन ऑफ फाइव 1। दिस इज इक्वेशन नंबर ये 4, ये 5 कर दिया मैंने। ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर। यदि ये बहुत लंबा कंडक्टर हो और यदि ये इनफाइनाइट हो, if the conductor is of infinite length, for a conductor of infinite length, ये जो फाई 1 है और ये जो फाई 2 है ये किसके बराबर होंगे? ये 90 डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री, या जिसको पाई बाई 2 कहते हैं। कैसे होंगे 90 डिग्री? मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर, और ये पॉइंट बहुत नीचे होता है, गहराई में, हजारों किलोमीटर नीचे। तो ये लाइन कैसे जानी थी? ये सीधी जानी थी ऐसे नीचे को। जब ये लाइन ऐसे, ये ऐसे नहीं जानी थी, ये सीधी जानी थी ऐसे नीचे को। तो ये एंगल कितना होना था? ये एंगल 90। और यदि ये पॉइंट बहुत ऊपर होता तो ये लाइन ऐसे जाती सीधी ऊपर को, तब ये एंगल कितना होता? 90 डिग्री होता है। तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी यदि कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो यहां पुट करो। सो इक्वेशन 5 becomes b is equal to mu naught upon 4 pi आगे I upon x और इधर ऊपर साइन ऑफ 90 डिग्री फाई 2 की जगह प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री। कितना होता है? साइन 90 दोनों 1 होता है। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x आगे 1 प्लस 1, तो कितना आ गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आगे 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 I अपॉन x। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर जिसका डिस्टेंस कितना हो? x हो। तो आपने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कोई न्यूमेरिकल है तो आपके पास x की वैल्यू दी होगी और साथ में करंट की वैल्यू दी होगी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल आर्टिकल। हमने फिर से 2 मिनट में इसको रिकैप कर देता हूँ कि आपने एक बहुत लंबा एक कंडक्टर लिया है जिससे पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो x है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो निकाली आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। लेकिन वहां पे क्या था? वहां वेरिएबल 3 थे, लेंथ भी वेरिएबल था, r भी वेरिएबल था वहां पे, और थीटा भी वेरिएबल था। तो हमने 3 वेरिएबल को बदल के किस में बदल दिया? एक ही वेरिएबल में बदल दिया, फाई में कन्वर्ट कर दिया और उसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास ये इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की हमने कैलकुलेट की है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।